अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। 24 नंबर के क में लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसमें जब संख्या ज़्यादा होती है अभ्यर्थियों की तो उसे पालियों में लेना पड़ता है, क्योंकि सेंटर वगैरह कम होता है उसमें। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। यानी कि जब एक से ज़्यादा पाली में एग्ज़ाम होता है तो हर पाली के लिए क्वेश्चन अलग अलग होता है और उसका स्तर भी अलग अलग होता है। कोई आसान होता है तो कोई थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए दोनों को एक जैसा करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब एक समान करना, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है तो समझ में आ गया। क्योंकि अगर एग्ज़ाम 2 या 3 पाली में होता है, एक से ज़्यादा पाली में होता है, तो क्वेश्चन वगैरह किसी में आसान आता है, किसी में हार्ड आता है, मुश्किल आता है। तो दोनों को एक जैसा करने के परीक्षाफल को नॉर्मलाइज किया जाता है। आगे देखते हैं कि नॉर्मलाइज की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कंडिका 9 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर यानी कि सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो अंक मिलेगा उसी के हिसाब से जो कंडिका संख्या 9 में जो दिया हुआ है जनरल के लिए पासिंग मार्क्स और आरक्षित के लिए जो पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, नॉर्मलाइज करने के बाद अगर आपका स्कोर वहाँ तक पहुँचता है, यानी कि जैसे जनरल के लिए 60% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन है तो 40% के हिसाब से 60 आपका अंक आना चाहिए। तो रॉ स्कोर वो होता है कि आप 60 क्वेश्चन आपका आपने जो 150 क्वेश्चन बनाया उसमें से आपको 60 अंक मिला, वो हो गया रॉ स्कोर। 60 आपका सही हुआ, 60 अंक आपको मिल गया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसमें बदलाव आ सकता है। तो जब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ने या घटने के उपरांत अगर आपका स्कोर उसके हिसाब से जो आपका मार्क्स दिया हुआ खंडिका संख्या 9 में उसके हिसाब से अगर पहुंचता है तो ही आप पास समझे जाएंगे, नहीं तो आप पास नहीं समझे जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 61 है तथा नॉर्मलाइज प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर 59.10 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 40% बराबर 60 होता है। प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी कि 150 अंक में अगर कोई 60 नंबर लेकर आता है, यानी उसके 60 सवाल सही होते हैं या 61 सही होते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात अगर उसका अंक घटकर 59.10 हो जाता है तो वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा, यानी वो पास नहीं समझा जाएगा। यदि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है,
मतलब कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के पश्चात अंक कम कैसे हो सकता है उसको बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइज स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कि अगर कोई 150 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन को हल करता है और 60 या 70 क्वेश्चन हल करता है, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है उसको वो तुक्का मारता है, यानी अंदाजे में हल करता है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जितना क्वेश्चन उन्होंने हल किया, अगर 150 में से 60 या 70 क्वेश्चन उसका सही होता है और उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, और बाकी 70 अगर उसका सही होता है, तो बाकी उसका जो भी बचता है 80 नंबर का क्वेश्चन 150 में, और वो 80 नंबर गलत हो जाता है, तो उससे ये एल्गोरिथम जो नॉर्मलाइजेशन का है ये पता लगाएगा कि इस आदमी ने तुक्के में कितना आंसर किया है, जिसकी वजह से आपका जो प्राप्तांक है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो सकता है। उदाहरण के लिए इस चीज़ को डिटेल्स में हम समझते हैं। यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर 5 कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, A, B, C और D, और पाली क्या है 1, 2, 3, S1, S2 और S3। जो प्रथम पाली है S1, उसमें जो कट ऑफ गया है, जो अंक आया है, A को 70, B को 80, C को 90, D को 100, E को 110, इस तरह से। और दूसरी पाली में जो कैंडिडेट है उसको 100, 110, 120, 130, 140, और तीसरी पाली में आया है 50, 60, 70, 80, 90। इसका मतलब जितने भी कैंडिडेट है जो प्रथम पाली में है S1 में, उनका जो अंक आया है उससे पता चलता है कि क्वेश्चन का जो स्तर था वो मीडियम था, और S2 में जितने भी कैंडिडेट है उनके प्राप्तांक से पता चलता है कि क्वेश्चन का स्तर जो है आसान था, और S3 के प्राप्तांक से पता चलता है कि क्वेश्चन का स्तर हार्ड था, यानी मुश्किल था। अब ऐसे में 3 तरह के सिचुएशन हो गए, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी सबके साथ एक इंसाफ हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। यानी A, B, C, D के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के अंक का एक एवरेज निकाला जाता है, जो कि यहाँ पे आपका 90 होगा। द्वितीय पाली में 120, तृतीय पाली के 70। अब सबका जो है एक औसत यहाँ पे होगा 90, 120 और 70। अब यहाँ पे जो मीडियम वाला है वो है आपका 70, 80, 90, 100, 110 का, और जो हार्ड वाला है वो 50, 60, 70, 80, 90 का। तो जो सबसे आसान है उसका जो एवरेज मार्किंग है वो 120। तो नीचे वाले को, जो हार्ड वाले का एवरेज मार्किंग है 70, उसको 120 तक ले जाया जाएगा। तो उसमें कितना जोड़ा जाएगा 50, 7, 5, 12, 120। और वो जो पहले पाली है जिसमें आया है 90, उसको भी 120 में लाया जाएगा, तो उसमें जोड़ा जाएगा 30, 9, 3, 12,
यानी 30 अंक जोड़ने पर 120 हो जाएगा। इस तरह से जो प्रथम पाली है सब में 30-30 अंक जोड़ा जाएगा, और जो मीडियम यानी तीसरे नंबर का जो पाली है उसमें 50 अंक जोड़ा जाएगा, और इस तरह से सब को एक जैसा नंबर मिलेगा। फिर जो भी कट ऑफ बनेगा, उदाहरण के लिए अगर कट ऑफ 130 बनता है, 130 का कट ऑफ बनता है सामान्य के लिए, तो जितने भी 130 या उससे ऊपर के होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी हैं जब नुकसान भी होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो बताया गया है सबसे आखिर वाला पॉइंट, कि अगरचे परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कि कोई अगर 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न में 60 प्रश्न का उत्तर देता है, दूसरा एक बंदा है वो भी 60 प्रश्न का उत्तर देता है। पहला जो आदमी है 60 प्रश्न का उत्तर देने के बाद बाकी जो 90 प्रश्न है उसका भी वो उत्तर देता है, और तुक्का में देता है, यानी अंदाजे में देता है। और जब वो अंदाजे में 90 प्रश्न का उत्तर देता है तो उसमें उससे 10 अंक मिलते हैं, तो 60 में 10 जुड़ गया, उसको 70 मिला। बाकी बचा कितना? 80 अंक। यानी 80 क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है, 70 उसका सही होता है। लेकिन ये जो है दूसरा 60 प्रश्न सही जवाब देता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, वो बनाता ही नहीं है, और कटअप निकलता है आपका 80 अगर कटअप निकलता है तो ये जो आदमी है नॉर्मलाइजेशन में इसको 20 नंबर मिलेगा, तो ये 80 पे आ जाएगा। और इसको जो 60 में 10 तुक्का मार के सही हुआ था, 70 नंबर मिला है, और बाकी 80 नंबर इसका गलत हो गया। तो यहाँ से 20 नंबर जो उसको मिलना था, जब वो वहाँ पे देने के लिए जाएगा इसको, तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त एल्गोरिथम लगेगा कि इसने 60 प्रश्न सही दिया है, 70 प्रश्न सही दिया है, लेकिन 80 प्रश्न को उन्होंने गलत ऑप्शन चुना है और तुक्का मारा है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा, और वहाँ पे उसको नुकसान हो जाएगा। और ऐसी सूरत में जब अधिक प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे सही के बनिस्बत में, तब वहाँ आपका मार्किंग निगेटिव भी जा सकता है। उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर पसंद आया तो दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। शुक्रिया।